नाजरीन आदाब, मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा और आप देख रहे हैं प्रोग्राम खास मुलाकात। नाजरीन, महाराष्ट्र में बारिश और सैलाब के चलते हालात बेहद खराब हैं। कई अजला में सैलाब और लैंडस्लाइडिंग से 100 से ज्यादा अफराद हलाक हो चुके हैं और बहुत से जख्मी और लापता हैं। राहत और बचाव का काम जंगी पैमाने पर किया जा रहा है। महाराष्ट्र के ताजा हालात पर बात करने के लिए मेरे साथ बहुत खास मेहमान और उद्धव ठाकरे काबीना के वजीर नवाब मलिक साहब मेरे साथ रास्तौर पर जुड़े हुए हैं। हम नवाब मलिक साहब से ही महाराष्ट्र के ताजा हालात पर बात करेंगे। नवाब मलिक साहब, सर आपका बहुत इस्तकबाल है न्यूज 18 उर्दू में। जी सर, सबसे पहले हम यही जानना चाह रहे हैं कि एक तरफ कोरोना का कहर, हमने देखा कि महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा कोरोना के केसेस आए और बहुत ज्यादा मुश्किलें थी कोरोना के दौर में महाराष्ट्र सरकार के सामने, और अब हम देख रहे हैं कि सैलाब और बारिश की तबाही। किसकी नजर लग गई सर महाराष्ट्र को? देखिए, नजर नहीं लग गई। अब जिस तरह से एक कुदरती निजाम है, अगर ज्यादा बारिश हुई है तो हुई, लेकिन नजर लग गई, इस तरह की बात करना हम नहीं मानते कि सही है। हाँ, कोविड के साथ साथ बीच में क्योंकि तूफान आया 2 बार, इसी 18-19 महीने में तूफान से भी बड़े पैमाने पे नुकसान हुआ। अब पिछले 3-4 दिनों से बारिश की वजह से, सैलाब की वजह से बड़े पैमाने पे नुकसान हुआ है। खासकर महाराष्ट्र के 9 जिला इसकी जद में है और कई जिला है जहाँ पर इधर में यहाँ सैलाब आया लेकिन पानी उतर गया है। खास करके हमारे जो कोकण के 3 जिले हैं, या मुंबई उपनगर है, थाना है, पालघर है, इसके साथ साथ जो पश्चिम महाराष्ट्र है, कोल्हापुर, सांगली, सतारा और पूना, ये 9 जगह पे हालात खराब है। इससे इनकार नहीं किया जा सकता। जो 90,000 लोगों को उनके घरों से दीगर जगह पे मुंतकिल करने का काम किया गया है। बारिश ज्यादा होने से कई जो हमारे बांध है उसमें पानी बढ़ गया, जिसे डिस्चार्ज किया गया है। अलमाती डैम से कर्नाटक की तरफ पानी छोड़ा जा रहा है। कोयना का जो एक हमारा बहुत बड़ा डैम है, उसमें से डिस्चार्ज होने की वजह से सांगली, सतारा में भी बड़े पैमाने पे सैलाब के हालात बने हैं। लेकिन लैंडस्लाइड की वजह से भी हमवातें हुई है। कई शहर अजला में बड़े पैमाने पे बाढ़ आई है। तो जो भी स्टेट की मशीनरी है वो तो काम कर ही रही है जी। साथ ही साथ सेंट्रल गवर्नमेंट, आर्मी, नेवी, कोस्ट गार्ड, उनकी भी मदद ली जा रही है। एनडीआरएफ की टीम काम कर रही है, कुछ एयरलिफ्ट भी कराने का काम किया जा रहा है। तो अभी जो हमारी प्राथमिकता है, जो प्रायोरिटी है, लोगों को रेस्क्यू करना, इमीडिएट रिलीफ देना, इसका काम चल रहा है। जैसे जैसे पानी उतरेगा, असेसमेंट होगा, पंचनामे किए जाएंगे। उसके बाद जो भी मदद सरकार की तरफ से करना है उसका ऐलान बाद में किया जाएगा। लेकिन जो हमवातें हुई है, स्टेट की तरफ से 5 लाख रुपए देने का ऐलान किया गया है, जख्मियों को मुफ्त इलाज करने का, और जो रिलीफ कैंप है उनके खाने पीने का सारा इंतजाम हम लोगों ने अभी किया। बिल्कुल नवाब मलिक साहब, जाहिर सी बात है कि हालात तो बहुत ज्यादा खराब हैं। जो तस्वीरें आ रही हैं मीडिया के जरिए से, रोंगटे खड़े कर देने वाली तस्वीरें हैं। लेकिन सर, सवाल ये उठता है कि यह हालात क्यों और कैसे बन गए? कुदरत का कहर तो इसे जरूर कहेंगे, लेकिन क्या सर पहले से कोई अलर्ट नहीं था इंतजामिया का कि इतने हालात खराब हो सकते हैं? देखिए, अभी ऐसा है कि बारिश आने के बाद जैसे वाटर डिस्चार्ज, जो हमारा कृष्णा खोरे का पूरा इरिगेशन के जो हमने छोटे छोटे या बड़े डैम बनाए हैं जी, उसमें बारिश की वजह से अलमाती डैम का डिस्चार्ज किए बिना ये जो सैलाब के हालात है वो कंट्रोल नहीं किया जा सकता। कर्नाटक गवर्नमेंट की भी एक लिमिट है कि कितने दरवाजे खुलेंगे, कितने लेवल तक खोला जाएगा। बड़े पैमाने पे अगर दरवाजे खोल दिए गए तो कर्नाटक में भी बड़े पैमाने पे तबाही हो सकती है जी। तो एक दोनों स्टेट के बीच में एक अंडरस्टैंडिंग है। और 2 बार पिछली बारिश से पहले लगातार मीटिंग हुई, क्योंकि 2 साल पहले इसी तरह के हालात बने थे। तो कुछ जो उनके साथ बातचीत हुई उसके तहत बड़े पैमाने पे कई गांव खाली करा लिए गए पहले से। और जो कोल्हापुर, सांगली, सतारा है, वहां जो 2 साल पहले हालात बने थे उतने बुरे हालात नहीं। उस समय 4-5 दिन तक पानी डिस्चार्ज ही नहीं हो पा रहा था। लेकिन इस वक्त थोड़ी से हालात बिगड़े हैं, लेकिन उतने बुरे नहीं हुए
कि जितने पहले 2 साल पहले हुए थे। जहां तक कोकन का सवाल है, अब ये कोकन जो है सह्याद्री का जो पहाड़ी इलाका है, उसका जो पानी है वो समुद्र के जरिए डिस्चार्ज होता है जी। जब ज्यादा बारिश हुई तो वहां से जो पानी कफ जो आया है, तो रत्नागिरी हो, चिपलून हो, महाड़ हो, इन तमाम इलाके में सैलाब के हालात बने। और हमें लगता है जब नेचुरल क्लाइमेटी होती है तो हमें नहीं लगता है कि कोई इंसानी उस पर कंट्रोल हो सकता है। हाँ, जल्द लोगों को बताया जाए, ज्यादा से ज्यादा इलाके खाली कराए जाए, तो इस तरह से अलर्ट जारी करके बहुत सारे इलाके खाली कराए गए। जो एक गांव में 38 लोगों की अमवात हुई है जी। वो गांव खाली करा लिया गया था, लेकिन जब बारिश रुक गई तो दोबारा लोग उस गांव में चले गए, जिसकी वजह से बड़े पैमाने पे उस गांव में अमवातें हुई है। हमें लगता है कि जितना हुकूमत को अलर्ट जारी करके लोगों को एडमिनिस्ट्रेशन के जरिए इलाके खाली कराने थे, बड़े पैमाने पे इलाके खाली कराए गए, लेकिन बहुत सारे इलाके थे जो खाली नहीं हो पाए, जहां अंदाज नहीं था कि इतना पानी जम पाएगा, तो वहां उसके बाद बोट्स के जरिए या एयरलिफ्ट के जरिए भी रेस्क्यू का काम कराना पड़ रहा है। नहीं, नवाब मलिक साहब, जाहिर सी बात है कि महाराष्ट्र में जिस तरह के हालात हैं, सरकार हर तरह के कदम उठा रही है, रेस्क्यू और राहत रसानी के काम किए जा रहे हैं। लेकिन अगर हम मुंबई की बात करें, मुंबई में तो हर बार इस तरह की बारिश होती है और बीएमसी के जो दावे होते हैं, और इस बार भी बीएमसी ने दावा किया था कि पानी का जल भराव नहीं होगा, सिर्फ मुंबई की अगर हम सर बात करें। लेकिन आप देखिए कि किस तरह से बीएमसी की कलाई खुल गई, जो दावे किए थे उनकी एक तरह से कलाई खुल गई। कई जगहों पर पानी भराव की खबरें आई, यहां तक कि अगर हम कुर्ला की बात कर लें, जहां से आपका ताल्लुक है, वहां पर भी इस तरह के हालात बने कि पानी जमा हो गया। देखिए, मुंबई का जो बारिश के पानी के निकासी का इंतजाम है, तो 30 मिलीमीटर पर आवर अगर बारिश गिरेगी जी, तो उसका निकासी आराम से हो सकता है। अगर उससे ज्यादा बारिश एक घंटे में 30 मिलीमीटर से ज्यादा होती है तो पानी रुकता है, और आज से नहीं, लगभग 50 साल से ये हालत बने हुए। लेकिन जब ये कहा जाता है कि ज्यादा बारिश आएगी जी, तो पानी भरेगा, तो हमें लगता है हमें तैयार होना पड़ेगा। ये कह देने से कि ज्यादा बारिश हुई है इसलिए पानी जम रहा है, अगर उस वक्त ये सारा इंतजाम किया गया, उसके बाद लगातार शहर 4 गुना बड़ा हो गया, ये जो पानी की निकासी का सिस्टम है, अगर उसकी कैपेसिटी कम है तो उसको 3 गुना 4 गुना बढ़ाने का काम करना पड़ेगा। सिर्फ ये कह देने से कि निकासी का इंतजाम कम है जिसकी वजह से ये हो रहा है। कमिश्नर साहब से भी बात हुई है। जो मेरा इलाके की आप बात कर रहे हैं, देखिए ये मीठी नदी एक है जिसके किनारे हम लोग रहते हैं। मीठी नदी जो एक हमारा पवई ओवरफ्लो होता है, उसके जरिए बारिश का पानी बहता है, इसलिए उसका नाम मीठी नदी रखा गया। उसमें 3-4 और झीलों का पानी जब ओवरफ्लो होती है तो उसमें बहना शुरू होता है और जाके समुद्र में मिलता है। जब हाई टाइड होगी, बारिश भी जारी रहेगी और ओवरफ्लो हो गया, तो मीठी नदी के अतराफ का इलाका कहीं ना कहीं वहां पे बड़े पैमाने पे पानी सैलाब जैसे हालात बनते हैं। उसके लेके भी एक हम लोगों ने पिछले साल ही सुझाव दिया कि मीठी नदी से जो पानी डिस्चार्ज होता है समुद्र में, एक ऑल्टरनेट टनलिंग सिस्टम बना के जो ईस्टर्न की तरफ जो नवी मुंबई का इलाका है, कांजूर मार्ग के जरिए, टनल के जरिए अगर डिस्चार्ज का और एक पैरेलल सिस्टम हम लोग तैयार करेंगे तो शायद मीठी नदी के अतराफ के पानी भरने के जो मुश्किलात है वो खत्म हो सकती है। उस पर महानगर पालिका काम कर रही है। लेकिन जिस तरह से क्लाइमेट चेंज हो रहा है, तो क्लाइमेट चेंज के मद्देनजर मुंबई जैसे शहर में बारिश के पानी की निकासी के जो इंतजाम हैं वो नाकाफी है। उन्हें 3 गुना किस तरह से बढ़ाया जाए, किस तरह से टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाए, जिस तरह से जापान के कई इलाकों में अंडर स्टोरेज सिस्टम बनाया गया, बड़े बड़े पैमाने पे टनलिंग करके पानी को शहर के नीचे जमा किया गया, तो हमें लगता है समुद्र में पानी जाया होता है। अगर इस तरह से सारे इंतजाम अगर किए गए, जिसको लेके कंसल्टेंट अपॉइंट करने की बात चल रही है, अगर कंसल्टेंट अपॉइंट हो गया तो हमें लगता है कि बड़े पैमाने पे सैलाब के जो हालात शहर में बनते हैं वो कई सालों तक काम करना पड़ेगा, उसके बाद हालात बदल सकते हैं। लेकिन ये बात सच है कि जो अगर क्लाइमेट चेंज है, बारिश बड़े पैमाने पे हो रही है, तो प्लानिंग भी उसी तरह से करना पड़ेगा। और ये कह के कि बारिश ज्यादा हो गई, पानी भर रहा है, इससे भागने से कोई रास्ता नहीं। उसके
प्लानिंग करके इंतजाम करने पड़ेंगे। नहीं, बिल्कुल जाहिर सी बात है कि आप भी इसे मान रहे हैं कि कुछ कमियां रह गई। लेकिन नवाब मलिक साहब, क्या आपको लगता है कि क्लाइमेट चेंज के अलावा गैर कानूनी जो तामीरात होती हैं, जो कंस्ट्रक्शंस होते हैं, वो भी इसके लिए बहुत जिम्मेदार हैं? गैर कानूनी जो तामीरात होती हैं, तो सरकार ऐसे लोगों के लिए किस तरह के कदम उठा रही है? देखिए, गैर कानूनी तामीरात को लेके कानून सख्त बनाए गए, पुलिस को इख्तियार दिए गए, लेकिन कहीं ना कहीं सिस्टम या जो भी लोग जिम्मेदार हैं वो लापरवाही बरत रहे हैं। इख्तियार दिए गए, इख्तियार का इस्तेमाल करके लोगों को गैर कानूनी तामीरात से रोकने के बजाय और बड़े पैमाने पे जो झुग्गी झोपड़ी में, आपको बता दूं, महाराष्ट्र एक ऐसा स्टेट जो सरकारी जमीन पे झुग्गी झोपड़ी में लोग रहते हैं, उसके लिए एक कानून जब मैं ही यहाँ हाउसिंग मिनिस्टर था, हमने एक कानून बना दिया कि गरीब आदमी सरकारी जमीन पे झुग्गी झोपड़ी बनाकर रहता है तो 2000 से पहले जो लोग आबाद हैं उनको बिना बसाए उजाड़ा नहीं जा सकता जी। इसका मतलब ये नहीं है कि वो बिना बसाए उजाड़े नहीं जा सकते। तो हमने एक और भी उनको रिलीफ दे दी कि वो अपना एक उसके अंदर एक लॉफ्ट डाल लें या मेजनाइन फ्लोर क्रिएट कर लें या मालिया जिसको कहते हैं वो बना ले और अपना ज्यादा परिवार तो उसमें रहे। लेकिन देखा ये जा रहा है कि लोग 3 मंजिला 2 मंजिला इमारतें वहां पे सरकारी जमीन पे स्लम्स में तैयार की जा रही है, या जो जहाँ पे पहाड़ियों पे भी लोगों ने झोपड़ियां बना ली वहां भी इस तरह की इमारतें बन रही हैं। तो हमें लगता है इससे भी बड़े पैमाने पे जो लैंडस्लाइड से मौतें हो रही हैं उसका एक वो भी वजूहत है। पिछले दिनों मालवनी में कुछ एक इमारत गिरने से मौतें हुई थी, कल शिवाजी नगर गोंडी में इस तरह की एक इमारत गिरने से अमवात हो गई है जी। तो हमें लगता है कि जो महानगर पालिका का हमला है उससे सख्ती से निपटना पड़ेगा। जिन इलाकों में इस तरह के तामीरात हैं उन अफसरान पे कार्रवाई जब तक नहीं होगी तब तक हमें लगता है कि हालात नहीं सुधरेंगे। अब इतने बुरे हालात होने के बाद अगर कार्रवाई नहीं हुई तो हमें लगता है और हालात बिगड़ेंगे। तो आने वाले दिनों में कमिश्नर से बातचीत करके जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो वो फिक्स की जाए और अफसरान को जिम्मेदार तय करके उन पर कार्रवाई जब तक नहीं शुरू होगी तब तक इस तरह के गैर कानूनी तामीरात नहीं होंगी। बिल्कुल, यानी इस तरह के हालात से निपटने के लिए सख्त कदम उठाने की जरूरत है कहीं ना कहीं। नवाब मलिक साहब, क्योंकि महाराष्ट्र के जिस तरह के हालात हैं पिछले 40 साल में बताया जा रहा है कि ये इतने खतरनाक और खौफनाक जो हालात हैं पिछले 40 साल में मुल्क के लोगों ने नहीं देखे हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी साहब ने भी इस पर दुख का इजहार किया है। मेरा सवाल सिर्फ ये नवाब मलिक साहब की, महाराष्ट्र क्योंकि मुश्किल हालात से गुजर रहा है, ऐसे में सेंटर की तरफ से किस तरह की मदद मिल रही है महाराष्ट्र को? ठीक है, सेंटर की तरफ से एक वो है कि एनडीआरएफ की टीम होती है जी और एसडीआरएफ स्टेट के रेस्क्यू रिलीफ की एक टीम होती है। एनडीआरएफ की जो पूरे मुल्क के अंदर तैनात रहती है जी। तो एनडीआरएफ की टीम तो काम कर रही है। मांग की गई तो नेवी की तरफ से मदद मिली, डिफेंस की हमला जो मिलिट्री के फोर्स के लोग हैं उनसे मदद मिल रही है, कोस्ट गार्ड से भी मदद मिल रही है, एयरलिफ्ट का काम एयरफोर्स भी कर रहा है। हम ये नहीं कह सकते कि इस मुश्किल की घड़ी में जो सेंटर की हुकूमत है वो कोई अलग तरह से व्यवहार कर रहे, ऐसा तो नहीं कहा जा सकता। जो जिम्मेदारी है, जो डिमांड की जा रही है, वो एक जिम्मेदार सरकार की तरह से वो सारी मदद या उनका जो कॉपरेशन है वो मिल रहा है, उसको हम इनकार नहीं कर सकते। नहीं नवाब मलिक साहब, हमने कोरोना के दौर में देखा था कि बार बार उद्धव ठाकरे सरकार या आप लोग की तरफ से ये इल्जाम लगता था कि सेंटर की तरफ से जिस तरह की मदद मिलनी चाहिए उस तरह की मदद या उस तरह का रिस्पांस नहीं मिल रहा है। अब जब दोहरी मार महाराष्ट्र पर पड़ रही है तो क्या जिस तरह की तवज्जो होनी चाहिए महाराष्ट्र पर सेंटर गवर्नमेंट की उस तरह की तवज्जो है? वजीर आजम साहब का रिस्पॉन्स किस तरह का है? देखिए, रेस्क्यू ऑपरेशन में तो मदद मिल रही है, लेकिन रिहेबिलिटेशन के लिए जो एनडीआरएफ के नॉर्म्स हैं उसको जो पैसे देने हैं वो पैसे नहीं आते, ये सच्चाई है। पिछली बार जो एक तूफान आया था तौते जी, उसमें जो नुकसान हुए उसका अभी तक कोई भी सरकार की तरफ से पैसे नहीं मिले हैं। तो रेस्क्यू में मदद मिल रही है, लेकिन रिहेबिलिटेशन का जो सेंट्रल गवर्नमेंट के नॉर्म्स है जो हम लोग यहाँ से डिमांड करते हैं वो वक्त तो पैसा नहीं मिलता, ये सच्चाई है। लेकिन अगर रेस्क्यू में भी अगर लापरवाही बरती जाएगी तो लोगों को नजर आएगा
हमें लगता है रेस्क्यू ऑपरेशन में पूरी तरह से मदद मिल रही है, उससे हम इनकार नहीं कर सकते। राहत और बचाव के काम में मरकज की तरफ से जाहिर सी बात है कि पूरी मदद मिल रही है, लेकिन जो माली पैकेज होना चाहिए, या यूं कहा जाए कि इस तरह के हालात के बाद जो हालात और बिगड़ते हैं, जो लोग बेघर हो गए हैं, जो लोग अपने घर बार को छोड़कर चले गए, जिनके घर बार पूरी तरह से तबाह हो गए, पूरे इलाके के इलाके एक तरह से तबाह हो गए, उसके बाद सेंटर की क्या कुछ जिम्मेदारी बनती है नवाब मलिक साहब? तो वहां पर भी सेंटर को खड़ा होना चाहिए, यही आपके कहने का मतलब है? बिल्कुल, एनडीआरएफ के नॉर्म्स हैं, एक नियम बनाया गया है कि इस तरह से क्लाइमेटीज में अगर मौतें होंगी तो सेंटर क्या करेगी। बिल्कुल, सेंटर का नाम है कि 2 लाख रुपए वो देती है, जिसका प्रधानमंत्री ऐलान कर रहे हैं। ऐलान नहीं करेंगे तो भी वो पैसे मिलना ही है, क्योंकि वो कानून बनाया गया, नियम बनाया गया जी। भारत सरकार का अपना नियम है कि 4 लाख रुपए सरकार देगी, 1 लाख रुपया रिलीफ फंड से हमने दिया, तो 5 लाख रुपए हम लोगों ने दिया, 2 लाख रुपए सेंटर देगी। वो नियम बना हुआ, वो देना ही पड़ेगा, सरकारें किसी की भी हो। लेकिन रेस्क्यू ऑपरेशन में मदद मिल रही है, लेकिन रिहेबिलिटेशन का जो जिम्मेदारी एनडीआरएफ की है, जो फंड में से पैसे मिलने चाहिए वक्त पे, वो पैसे नहीं मिल पा रहे हैं। जो तूफान के बाजाबादकारी के पैसे थे वो अभी तक नहीं मिले, ये सच्चाई है। उम्मीद करते हैं इसके बाद जो नुकसान का अंदाजा होगा, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने रूल्स बनाए हुए और उस रूल के तहत जो हक बनेगा स्टेट का, तो वो पैसा वक्त में मिले, ये हम उम्मीद करते हैं। बिल्कुल जाहिर सी बात है कि लोगों के जख्मों पर मरहम लगाने के लिए अगर रियासती सरकार के साथ साथ मरकजी सरकार भी कदम उठाए, तभी लोगों को असल में राहत मिल सकती है और वक्त पर राहत एक तरह से मिल सकती है। नवाब मलिक साहब, क्योंकि खतरा भी टला नहीं है, हालात बद से बदतर हैं, क्या कुछ आगे की प्लानिंग है? आगे के हालात से किस तरह से निपटेंगे? क्या कुछ महाराष्ट्र की सरकार तैयारियां कर रही है? आप लोग की आगे की क्या कुछ प्लानिंग है इसे लेकर? अभी सांगली कोल्हापुर में जिस तरह से डिस्चार्ज है कोयना का, ये कृष्णा नदी की जो लेवल बढ़ रहा है जी, या पंचगंगा नदी का जो लेवल बढ़ा हुआ है, तो इसको लेके अलर्ट है। और अभी पूरी तरह से जब तक पानी उतर नहीं जाता, पूरी तरह से 9 जिलों में तो अलर्ट रखा गया है। जिस तरह से मौसम विभाग की जानकारी आ रही है, कुछ जिलों में अभी भी रेड अलर्ट और ऑरेंज अलर्ट डिक्लेयर किया गया। ये अच्छी बात है कि विदर्भ के कई जिला में बड़े पैमाने पे बारिश हुई, लेकिन बारिश रुक जाने से जो नदियों का स्तर या बांधों में जिस तरह से पानी बढ़ा था, पिछले एक परसों के बाद कल कहीं ना कहीं उसमें कमी आई, तो वहां हालात नहीं बिगड़ पाए। लेकिन पूरी तरह से हमारा जो डिजास्टर मैनेजमेंट का डिपार्टमेंट है, जो हमारा रेस्क्यू एंड रिलीफ वाला डिपार्टमेंट है, वो पूरी तरह से हम लोगों ने एक्टिव रखा है। 24 घंटे डिजास्टर मैनेजमेंट की टीम काम कर रही है जी। जहाँ पे अलर्ट जारी करना है वहाँ अलर्ट जारी करना है। जिन इलाकों में सैलाब के हालात बन सकते हैं, वहाँ तहसीलदार से लेके जिला अधिकारी सारे महाराष्ट्र के लोगों को अलर्ट पे रखा गया है। अगर हालात बनते हैं तो आइडेंटिफाई किया गया है कि किन गांवों से लोगों को हटाना पड़ेगा, कहाँ उन्हें रखा जाएगा, किस तरह के इंतजाम किए जाएंगे। ये सारी पूरी एक्सरसाइज करके पूरा हमारा डिजास्टर मैनेजमेंट, चाहे वो स्टेट लेवल पे हो या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हो, पूरी तैयारी में है। हमें लगता है किसी भी हालात जो भी बिगड़ते हैं उससे निपटने की हम लोग तैयारी कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह से लैंडस्लाइड की घटनाएं हो जाती हैं या मकानात गिर जाते हैं, तो हमें लगता है उसे आइडेंटिफाई करके हटाना जरूरी होता है। लेकिन कुछ चीजें आइडेंटिफाई नहीं हो सकती, जिसकी वजह से इस तरह की मौतें होती हैं, ये सच्चाई। नवाब मलिक साहब, मुझे बहुत अच्छे से याद है कि जब फडणवीस की हुकूमत महाराष्ट्र में हुआ करती थी, उस वक्त जब बारिश से या इस तरह के हालात होते थे और बारिश से इस तरह की तबाही होती थी, तो अपोजिशन कहता था कि ये बैड मैनेजमेंट या मिस मैनेजमेंट की वजह से है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि इस बार भी जो इस तरह के हालात बने ये मिस मैनेजमेंट का नतीजा है? देखिए, मैं आपको बता दूं, सांगली, सतारा, कोल्हापुर जब 3 साल पहले बाढ़ के हालात बने थे जी, उस समय 4, 5, 6 दिन तक पानी नहीं उतरा था। ये सच्चाई है। पानी अगर आपका लेवल बढ़ जाता है और समय पर डिस्चार्ज शुरू हो गया, तो वो लेवल एक लिमिट पे आने के बाद उसे 24 घंटे में या 36 घंटे में वो डिस्चार्ज हो जाना चाहिए। लेकिन अगर 5-5 दिन तक डिस्चार्ज नहीं हो पा रहा था, तो जिस तरह से अलमाती जो डैम है, जो पंचगंगा नदी
और कृष्णा नदी का यहाँ से पूरा हमारा जो कृष्णा खोरे जिसको हम कहते हैं, तो कृष्णा वैली के अगल बगल में जो पूरा कृष्णा नदी के अतराफ में जो डैम बने हैं, उसके पानी को डिस्चार्ज करने के लिए अलमाती के दरवाजे वक्त पे नहीं खोले जाते हैं, तो इस तरह के हालात बनते हैं। 2 बार बेंगलोर जाकर हमारे जो वाटर रिसोर्सेज डिपार्टमेंट के हमारे मिनिस्टर हैं, उन्होंने जाकर मीटिंग की, वहां के चीफ मिनिस्टर से कंसर्न जो इरिगेशन मिनिस्टर है उनसे मुलाकातें की, उन्हें कन्विंस किया कि किस तरह से डिस्चार्ज मैनेजमेंट वाटर का होगा, ताकि हम जब पानी छोड़ें तो कर्नाटक में भी सैलाब या बाढ़ के हालत ना बने। तो उसी 2 तरह की मीटिंगें हुई। तो हमें लगता है कि जो 3 साल कब कोल्हापुर या सांगली सतारा के इलाकों में जो सैलाब आए थे, जो 7 दिन तक लगातार पानी बना हुआ था, वैसे हालात नहीं है। बिल्कुल नवाब मलिक साहब, जाहिर सी बात है कि महाराष्ट्र सरकार के सामने बहुत बड़ा चैलेंज है। कोरोना के फौरन बाद इस तरह के हालात बन गए। अब सवाल ये उठ रहा है कि सरकार आवाम को किस तरह से कॉन्फिडेंस मिलेगी, किस तरह से भरोसे मिलेगी, क्योंकि सरकार के सामने भी बहुत से चैलेंजेस हैं। देखिए, रेस्क्यू रिलीफ का काम तो बड़े पैमाने पे चल रहा है। जैसे पानी खत्म होगा, सारे जो भी नुकसानात है, चाहे खेती बाड़ी के हों, किसी के जानवर बह गए होंगे या जानवर की अमवातें हुई होंगी, मकानात गिरे होंगे या कुछ हद तक मकानात का नुकसान हुआ होगा, खेती बाड़ी का नुकसान है, इसका सारा पंचनामा बनाकर पॉलिसी बनाकर सरकार सभी लोगों को मदद का ऐलान करेगी। और किसी को भी जब महाराष्ट्र में चाहे वो तूफान के जरिए नुकसान हो या इस तरह के हालात से नुकसान हो या सूखे से नुकसान हो या ज्यादा बारिश गिरने से खेतों का नुकसान हुआ हो, भारत सरकार ने कभी लोगों को उनके हाल पे नहीं छोड़ा। हमेशा उन्हें मदद करके उन्हें रिहेबिलिटेट करना, उनकी मदद करना, ये पॉलिसी हमारी रही है। और बिल्कुल जैसे ही पानी पूरी तरह से उतरेगा, सारी रिपोर्ट तैयार होगी, सरकार के पास तमाम इजला से आएगी, टोटल एस्टिमेट कितना खर्च लगेगा वो पूरा अंदाज लेके पैकेज का ऐलान तो सरकार करेगी और लोगों का रिहेबिलिटेशन होगा। नहीं नवाब मलिक साहब, इस तरह के जब हालात होते हैं तो सरकार की तरफ से मदद तो जरूर की जाती है, और जिस तरह से आपकी सरकार मदद कर रही है काबिल सताइश है, लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि ये मदद कितनी जल्दी मिलती है, और जो लोग वाकई में हकदार हैं, जो लोग जिनकी वाकई में तबाही हुई, जो बिल्कुल जिनका घर बार खत्म हो गया, उन्हें मदद कितनी जल्दी मिलती है, ये सबसे अहम हो जाता है। चेंबूर में जो पिछले इतवार के दिन 1 हफ्ता पहले जी एक हादसा हुआ था, विक्रोली में हादसा, एक भांडुप में लगभग 40 लोगों की अमवात मुंबई शहर में हुई थी जी। तो वो 40 लोगों की अमवात का आपने देखा होगा कि मौतें हो जाती है, ऐलान हो जाता है, लेकिन पैसे कई महीने सालों लग जाते हैं बहुत सारे लोगों को उसके पैसे मिलने के लिए। लेकिन मैं आपको बता दूं, कल ही उन तमाम 40 लोगों के जो वर्षा थे उनको कल ही हम लोगों ने चेक दे दिया। तो जितना जल्दी हो सकता है हम लोगों ने लोगों को मदद पहुंचाने का काम किया है। पर हम वादा करते हैं, मौतें हो जाए लोगों के घर में हम नहीं चाहते। तो जहाँ कैश देने का सवाल है वो इमीडिएट दिया जाएगा। जहाँ पे ये सारे पंचनामे बनाने पड़ते हैं कि कितना नुकसान हुआ है, किस खेत का हुआ है, किस मकान का हुआ है, तो एक तो है इंडिविजुअल नुकसान, उनका भी पैसा जो भी तय होगी पॉलिसी उसके तहत जल्द से जल्द लोगों को मदद मिले, ये जो तय हो जाएगा वो पैसा दिया जाएगा। उसके साथ साथ बड़े पैमाने पे इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड बह गए, ब्रिजेस बह गए, बिजली के खंभे गिर गए, तो कल ही ऐलान किया गया है कि वहां पे 2000 करोड़ रुपए खर्च करके अंडरग्राउंड केबल सिस्टम पूरे कोकण में तैयार किया जाएगा, ताकि ये बिजली के खंभे गिर जाना, उससे एक्सीडेंट होना, वो कैसे टाला जाए। वहां पे तूफान हमेशा आता रहता है, तो परमानेंट रिलीफ का कोई सिस्टम बनाया जा सकता है क्या, कुछ गांव शिफ्ट किए जा सकते हैं क्या। तो एक तरफ तो इंडिविजुअल नुकसान को मदद करना है, लेकिन बड़े पैमाने पे सड़क बह गई है, बड़े पैमाने बिजली का निजाम खत्म हो गया है, बड़े पैमाने पे आप देखेंगे पुलिया टूटी हुई है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर भी जल्द से जल्द कैसे तैयार हो, लोगों को इंफरादी तौर पे भी मदद मिले, और जो इंफ्रास्ट्रक्चर का नुकसान हुआ है वो कैसे रीबिल्ड हो उसके लिए भी काम करना पड़ेगा। तो वो फैसला आने वाले कैबिनेट में सारा करके तमाम पैसे के प्रोविजन करके जल्द से जल्द ये सारी चीजें दुरुस्त हो, इसके लिए काम किया जाए।
बिल्कुल नवाब मलिक साहब, हम भी यही उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द महाराष्ट्र के हालात बेहतर हों, जिंदगी पटरी पर लौटे और महाराष्ट्र के लोगों को राहत नसीब हो। बहुत बहुत शुक्रिया नवाब मलिक साहब, अपना कीमती वक्त देने के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, खास मुलाकात में आज फिलहाल इतना ही। अगले हफ्ते खास मुलाकात में फिर किसी अहम शख्सियत के साथ आपसे दोबारा मुलाकात होगी। जब तक के लिए मुझे और पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आदाब।